हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार ऑनलाइन एकेडमी। यह वीडियो आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, पीसीएस, नेट, जेआरएफ के प्रारंभिक परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, जिसमें सामान्य अध्ययन के अलग अलग खंडों का मॉडल प्रश्न तैयार किया गया है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ मॉडल क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आज का पहला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए. सी राजगोपालाचारी, बी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी. जे.बी. कृपलानी, डी. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राइट आंसर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय इतिहास में दो झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है। पहला 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कांची अधिवेशन में गठित झंडा समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तथा शेष 6 सदस्य मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव डी.बी. केलकर, हरितकर एवं पट्टाभी सीतारमैया। दूसरा, एक तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा अन्य सदस्य थे अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहाँ संविधान निर्मात्री परिषद का द्वारा गठित झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया है, अतः अभिष्ट उत्तर बी होगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था। ए. जवाहरलाल नेहरू, बी. लाल बहादुर शास्त्री, सी. इंदिरा गांधी, डी. मोरारजी देसाई। राइट आंसर ए, जवाहरलाल नेहरू। आइए इसकी व्याख्या। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में 1951 में जोड़ा गया तथा इसके अंतर्गत शामिल किए जाने वाले अधिनियमों और विनियमों के विधि मान्यकरण और उन्हें न्यायिक उन्मुक्ति प्रदान करने का उपबंध किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य तत्कालीन समय में जमींदारी उन्मूलन हेतु निर्मित किए जाने वाले भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय में चुनौती दिए जाने से रोकना था। इसी उद्देश्य से भूमि सुधार कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? ए. 15 अगस्त 1948, बी. 2 अक्टूबर 1947, सी. 26 जनवरी 1948, डी. 26 जनवरी 1950। राइट आंसर डी, 26 जनवरी 1950। आइए इसकी व्याख्या। भारतीय शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। यह सारनाथ यानी वाराणसी स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाएं तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला छत्तीसगढ़, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा झारखंड, चौथा सिक्किम। कूट ए 4132, बी 4213, सी 3214, डी 1423। राइट आंसर बी 4213। आइए थोड़ा सा डिटेल से इसके बारे में देखते हैं, किन किन राज्यों को कब का विलय किया गया है। सबसे पहले आंध्र प्रदेश 1953, राजस्थान 1956, महाराष्ट्र 1960, नागालैंड 1963, हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश 1971, मेघालय 1972, सिक्किम 1975, अरुणाचल प्रदेश 1987, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, झारखंड 15 नवंबर 2000, तेलंगाना 2 जून 2014। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। ए न्यायपालिका, बी कार्यकारिणी, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी राष्ट्रपति। राइट आंसर सी सर्वोच्च न्यायालय, सॉरी, राइट आंसर ए न्यायपालिका। आइए इसकी व्याख्या। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके तहत कोई व्यक्ति मौलिक अधिकार के हनन की स्थिति में न्यायपालिका की शरण ले सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। दूसरा, इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय या इन्फोर्सेबल नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो एक न ही दो। राइट आंसर सी 1 और 2 दोनों। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। राज्य के नीति के निर्देशक तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। नीति के निर्देशक तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। नेक्स्ट, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। दूसरा, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो एक न ही दो।
राइट आंसर सी, 1 और 2 दोनों। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, अतः अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। इसके साथ ही भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। आर्टिकल 1181 के अनुसार संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा, अतः लोकसभा ने अपने नियम 198 में मंत्रियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के प्रक्रिया के लिए नियम बनाया है। इस प्रकार अविश्वास प्रस्ताव के उल्लेख संविधान में न होकर लोकसभा के नियम 198 में है। नेक्स्ट, लोक निधि के फलोत्पादक और आश्रित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यकाल का महत्व क्या है? पहला, CAG संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात वित्तीय आपात घोषित करता है। दूसरा, CAG की मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लेखा समिति विचार विमर्श करती है। तीसरा, CAG के प्रतिवेदनों से मिली जानकारियों के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती हैं जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया हो। चौथा, CAG को ऐसी निश्चित न्यायिक शक्तियां प्राप्त है कि सरकारी कंपनियों के लेखा परीक्षा और लेखा जांचते समय वह कानून का उल्लंघन करने वालों पर अभियोग लगा सके। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? A 1, 2 और 4, B केवल 2, C 2 और 3, D 1, 2, 3 और 4। राइट आंसर C केवल 2 और 3। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 148(1) के तहत भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है, जिसे संघ के और राज्यों के संबंध में विशेष नियंत्रक एवं अधीक्षण शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके द्वारा प्रस्तुत लेखाओं केंद्रीय मंत्रालयों से संबंधित पर संसद की लोक लेखा समिति में विचार विमर्श होता है और इसके प्रतिवेदनों के आधार पर जांच एजेंसियां आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल कर सकती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। पहला, मंत्रिमंडल सचिव। दूसरा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तीसरा, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य। चौथा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अग्रता क्रम में इनकी सही अनुक्रम है: A 3, 4, 2, 1, B 4, 3, 1, 2, C 4, 3, 2, 1, D 3, 4, 1, 2। राइट आंसर C 4, 3, 2, 1। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। दिए गए अधिकारियों का अग्रता क्रम इस प्रकार है: भारत के मुख्य न्यायाधीश, संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और मंत्रिमंडल सचिव। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला,
संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता। दूसरा, निर्वाचन झगड़े का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार में है। तीसरा, भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए, केवल एक, बी, 2 और 3, सी, 1 और 3, डी, कोई भी नहीं। राइट आंसर डी, कोई भी नहीं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। दिल्ली के लिए 3, पुडुचेरी के लिए 1 तथा जम्मू एवं कश्मीर के लिए 4 राज्यसभा सीट हैं। निर्वाचन संबंधी झगड़े का निर्णय करना न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद के 3 अंग राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा हैं। नेक्स्ट, संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? ए, सर्वोच्च न्यायालय, बी, संसद, सी, राज्य विधानमंडल, डी, राष्ट्रपति। राइट आंसर बी, पार्लियामेंट यानी संसद। आइए इसकी व्याख्या। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 248 संसद की अवशिष्ट विधायी शक्ति के बारे में प्रावधान करता है। इसके अनुसार संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में परिगणित यानी उल्लेखित नहीं है, विधि बनाने की अनन्य शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दशा में कौन उत्तरदायी होता है? ए, निदेशक, बी, प्रबंधक, सी, सचिव, डी, उपयुक्त सभी। राइट आंसर डी, उपयुक्त सभी। आइए इसकी व्याख्या। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 14(2) के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दशा में वे सभी व्यक्ति उत्तरदायी होंगे जो अपराध घटित होते समय कंपनी का कार्यभार संभाल रहे हैं तथा जो कंपनी के कार्य व्यवहार के प्रति उत्तरदायी हों। यदि कोई अपराध कंपनी के निदेशक, प्रबंधक तथा मैनेजर की सहमति से होता है तो सभी उत्तरदायी होंगे। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों से संबंध नहीं किया जाता है। एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लें। राज्यसभा के सदस्यों को संबंध नहीं किया जाता है। ए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से, पहला। दूसरा, एस्टीमेट्स कमेटी से। तीसरा, सार्वजनिक उद्यमों की कमेटी से। उपयुक्त में से कौन सा सही है? ए, 1 और 2, बी, केवल 3, सी, केवल 2, डी, 1 और 3। राइट आंसर सी, केवल 2। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्राक्कलन यानी एस्टीमेट कमेटी के सभी 30 सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं तथा इसमें राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाता है, जबकि लोक लेखा कमेटी यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और सार्वजनिक उद्यमों की कमेटी दोनों में 15 सदस्य लोकसभा से और 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा, इसका होगा
डी पहला और तीसरा। इसका राइट आंसर होगा पहला और तीसरा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, न्यायमूर्ति वी आर कृष्णा अय्यर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे। दूसरा, न्यायमूर्ति वी आर कृष्णा अय्यर भारतीय न्यायिक सेवा में लोकहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के प्रजनकों में से एक माने जाते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक न ही दो। राइट आंसर बी केवल दो। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। वे कभी भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे। न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती एवं न्यायमूर्ति अय्यर लोकहित याचिका के प्रारंभ करने के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा। दूसरा, जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक न ही दो। राइट आंसर ए केवल एक। आइए इसकी व्याख्या। दिए गए कथनों में एक सही है। संविधान के अनुच्छेद 179 के खंड क के अनुसार विधानसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा। कथन 2 सही नहीं है क्योंकि अनुच्छेद 179 के दूसरे प्रंतुक के अनुसार जब कभी भी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो विघटन के पश्चात होने वाले पुनः निर्वाचित विधानसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन राज्यों में मार्च 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं? ए अरुणाचल प्रदेश, बी मेघालय, तीसरा मिजोरम, चौथा त्रिपुरा। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट ए केवल 1 और 3 में, बी केवल 2 और 4 में, सी 1, 2 और 3 में, डी 1, 2, 3 और 4 में। राइट आंसर बी केवल 2 और 4 में। आइए इसकी व्याख्या। केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा हेतु 3 नए उच्च न्यायालयों का गठन किया गया है जिन्हें मार्च 2013 में उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश अल्तमश कबीर द्वारा उद्घाटित होने के बाद कार्य करना प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक में है? ए अनुच्छेद 215, बी अनुच्छेद 275, सी अनुच्छेद 325, डी अनुच्छेद 355। राइट आंसर डी अनुच्छेद 355। आइए इसकी व्याख्या।
अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। अनुच्छेद 325 धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने से अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना। अनुच्छेद 355 संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। नेक्स्ट, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त हैं, परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है। दूसरा, मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। तीसरा, मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। चौथा, चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उनके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष अथवा उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के दिन तक जो भी पहले होता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? ए, पहला और दूसरा। बी, दूसरा और तीसरा। सी, पहला और चौथा। डी, दूसरा और चौथा। राइट आंसर बी, दूसरा और तीसरा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त के अधिकार, वेतन, भत्ते आदि समान हैं और उन्हें वही वेतन मिलता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को प्राप्त होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद पर 6 वर्ष तक या 65 वर्ष तक बने रहते हैं जो भी पहले हो, तथा उन्हें उसी रीति से हटाया जा सकता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए वर्णित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? पहला, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी। तीसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। चौथा, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए, केवल पहला और तीसरा। बी, पहला, दूसरा और तीसरा। सी, दूसरा, तीसरा और चौथा। डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। राइट आंसर सी, दूसरा, तीसरा और चौथा। आइए इसकी व्याख्या। वर्तमान भारत में 8 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये हैं भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस तथा नेशनल पीपुल्स पार्टी। उल्लेखनीय है कि राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता चुनाव आयोग द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना। बी, रोजगार बढ़ाना। सी, लोगों की राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना। डी, लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। राइट आंसर डी, लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। आइए इसकी व्याख्या।
पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य आम जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना है। सत्ता के विकेंद्रीकरण का यह मुख्य उपकरण है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायतों को तथा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताएं और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। आगामी आने वाले वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अन्य किसी तरह की सहायता के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9873727085। थैंक यू।